बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। और ट्रांसफर ऑफ हीट एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, असल में आगे चल के आप सीखेंगे कि जो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं ना, वो 3 होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इस वीडियो लेक्चर में ना हमने स्पेसिफिकली बात करनी है थर्मल कंडक्शन के ऊपर। ठीक है बच्चों, और ये भी बता दूं आपको कि ये टॉपिक वैसे तो बहुत लेंथी है, लेकिन ये एज अ लॉन्ग आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। यहां से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं। ठीक है, अब किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं ताकि आप उसी तरह से इस लेक्चर को सीखें। ठीक है, और उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो इस वीडियो लेक्चर में आप ढूंढें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ कंडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन जो कि बहुत मर्तबा पहले भी आ चुका है, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, हाउ हीट डिफरेंटली फ्लो थ्रू द मेटल्स एंड अदर सॉलिड्स। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर द हीट, जस्टिफाई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सही है बच्चों, इसके अलावा रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि भाई आपका जो भी फ्राई पैन है उसका हैंडल जो है वो इंसुलेटर मटेरियल का क्यों बनाया जाता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड कुछ और भी, मतलब जैसे आप कह लें कि कोई भी कुकिंग पॉट है उसको हम हीट नीचे से दे रहे होते हैं, उसका जो अपर पार्ट है वो क्यों हीट अप हो जाता है। इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में दिए जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि भाई हीट ट्रांसफर होता कब है। मेरे बच्चों, हीट हमेशा ट्रांसफर होती है एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर। जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो हीट को निकालता है अपने अंदर से, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से जो हीट है ना, वो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। एक और क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट जो है वो एनर्जी इन ट्रांजिट है, इस बात को जरा समझाइए। तो हम ये कहेंगे कि भाई हीट एनर्जी है जो हमेशा फ्लो में रहती है, एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी की जानिब। इसलिए हम कहते हैं हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, हमेशा ये फ्लो में रहेगी। समझ गए? ओके, तो बेटा याद रखो कि हीट हमेशा एक हॉट बॉडी से निकलकर एक कोल्ड बॉडी की तरफ बढ़ती है। तो नोट्स में पहला पॉइंट लिखिए, हीट ट्रांसफर अकर when thermal energy is transferred from one object to other object because of difference in temperature। अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस है तो फिर हीट फ्लो कर दी जाएगी। नेट हीट के फ्लो की बात की जा रही है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो आपको यहाँ पे नेट हीट फ्लो नहीं मिलेगा। समझ गए बेटा? ओके, अच्छा जी, अब आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि है जी हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्यारे बच्चों देखो, आपके पास ये एक हॉट ऑब्जेक्ट था और ये एक कोल्ड ऑब्जेक्ट था, आपने दोनों को ना इन कांटेक्ट लाया, थर्मल कांटेक्ट। थर्मल कांटेक्ट बेटा ऐसा कांटेक्ट होता है कि जिसमें हीट एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, आपके पास एक ये सॉलिड है, दूसरा ये सॉलिड है, ये हाई टेम्परेचर पर लेट से 100 पे है और ये 0 डिग्री के ऊपर है। दोनों को आप ऐसे कांटेक्ट में लाते हो, आप इसे थर्मल कांटेक्ट में ले आए। अब क्या होगा, जो हॉट बॉडी होगी वो हीट को निकालेगी और जो कोल्ड बॉडी है वो उसे एब्जॉर्ब करेगी। तो हीट यहां से निकलती जाएगी और इधर एब्जॉर्ब होती जाएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर इस बॉडी में से जो कि हॉट बॉडी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वो अपने अंदर से हीट निकालती जाएगी तो उसका टेम्परेचर भी नीचे आता जाएगा। ठीक है, और दूसरी बॉडी जो कि हीट को एब्जॉर्ब किए जा रही है, अब वो एब्जॉर्ब करती जाएगी तो डेफिनेटली इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। अब ये देखिए, यहां पर थी हमारी हॉट बॉडी का टेम्परेचर ग्राफ में, यहां पर है कोल्ड बॉडी का। क्या होगा,
जब हीट ट्रांसफर होगा इसका टेम्परेचर नीचे आएगा, इसका टेम्परेचर ऊपर आएगा, इसका नीचे जाता जाएगा, इसका ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे करते करते एक पोजीशन ऐसी आएगी कि दोनों बॉडीज बिल्कुल सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगी। ठीक है, लेट्स से ये 100 पर थी, ये 0 पर थी, ये आगे 90 पे, ये आगे 10 पे, ये 80 पे आ गई और ये 20 पे चलेगी, ये आ गई 70 पे, ये 30 पे, ये 60 पे, ये 40 पे, ये 50 पे और ये 50 पे, 50-50 बराबर हो गए। ठीक है, तो ये जो अब आपके पास एक सिनेरियो बन गया ना, इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का लफ्ज जो है वो हम बैलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब टेम्परेचर का ना एक बैलेंस बन चुका है, एक इक्वालिटी आ चुकी है, एक बराबरी हो चुकी है, समझ गए? इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोनों बॉडीज जो हैं वो सेम टेम्परेचर पर, बराबर टेम्परेचर पर आ चुकी हैं। ठीक है बेटा, अब इस पॉइंट को भी आपने नोट्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे आप बताएंगे? पहले तो मैंने बताया ना कि हीट ट्रांसफर तब होता है जब दो बॉडीज जो है वो एट डिफरेंट टेम्परेचर होती हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीचेस द सेम टेम्परेचर। जब तक दोनों बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर का फर्क है, डिफरेंट टेम्परेचर है, हीट फ्लो करती रहती है, और जब टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हीट का फ्लो भी रुक जाता है, विच इज नोन एट थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये बॉडीज एक थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने बताना है कि हीट को ट्रांसफर करने के ना 3 मेथड होते हैं, जो मैंने आपको इनिशियली भी बता दिया था। ठीक है, एक को हम बोलते हैं कंडक्शन, एक को कहते हैं जी कन्वेक्शन आई थिंक, तीसरा है हमारे पास रेडिएशन। ये 3 मेथड है और हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में स्पेसिफिकली बात करनी है बच्चों कंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आप बताएंगे ये पॉइंट भी यहां पर। ठीक है, कि देयर आर 3 मेथड्स, कौन कौन से वाले? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। फिर एक बड़ी सी एडिंग लगाइए थर्मल कंडक्शन की और आ जाइए थर्मल कंडक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो प्यारे बच्चों, चाहे कंडक्शन हो, चाहे कन्वेक्शन हो, चाहे रेडिएशन हो, तीनों ही हीट को ट्रांसफर करने के मेथड्स हैं। अब बेटा इनमें ना थोड़ा सा फर्क है, जिस तरीके से ये हीट ट्रांसफर करते हैं ना उस तरीके में फर्क है। कैसे, मैं बताता हूं। एक ऐसा है जो अपनी जगह पे रहेगा लेकिन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके ना हीट को ट्रांसफर करेगा, या अपना इलेक्ट्रॉन उधर भेजेगा, इधर से हीट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा और हीट को जो है वो आगे ट्रांसफर करेगा। एक ये है कि हीट का पैकेट पकड़ा एनर्जी का, हीट एनर्जी का, ये चल दिया आगे और यहां पे जाके रख दिया, फिर इधर आए, हीट एनर्जी को पकड़ी, कैरी किया और ये जाके यहां पे रख दिया। मतलब एक्चुअल मूवमेंट हो रही है और ये लिक्विड्स के अंदर होती है अक्सर। ठीक है, इसको कन्वेक्शन कह देते हैं। फिर तीसरे वाला जो है रेडिएशन, उसमें नाम से जाहिर है कि भाई वो वेव्स की सूरत में एनर्जी को ट्रांसफर करती है, समझियो, रेडिएशन की सूरत में एनर्जी को ट्रांसफर करती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं एनर्जी को पहुंचाने के, एक एंड से दूसरे एंड पर। ठीक है, तो उन्हीं की बेस के ऊपर ना इनको अलग अलग नाम दिए गए। एक को बोला गया कंडक्शन है, एक को बोला गया ये कन्वेक्शन है, एक को बोला गया ये रेडिएशन है। तो क्योंकि हमने स्पेसिफिकली बात करनी है कनेक्शन के ऊपर और डिटेल में बात करनी, इसलिए हम उसी पर रहते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए बेटा, कंडक्शन एक ऐसा तरीका है हीट को ट्रांसफर करने का जिसमें हीट 2 तरह से ट्रांसफर होती है। एक एटम्स की वाइब्रेशन से, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। ये 2 हैं हमारे पास चीजें जिससे हम हीट को ट्रांसफर करते हैं। होता क्या, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये आपके पास एक फर्ज कर लीजिए कोई भी मेटल रॉड है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है सॉलिड है, एटम्स बड़े क्लोजली पैक हैं। सॉलिड्स में तो यही क्वालिटी होती है ना सॉलिड्स की, कि उसके अंदर एटम्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े क्लोजली टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, तो जब हम इस एंड को हीट देते हैं ना फ्लेम से, तो ये यहां वाला एटम होता है ना बेटा, वो फिर क्या करता है, वाइब्रेशन करता है और ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन करता है। मतलब ऐसे ऐसे झूल रहा है और साथ वाले को हिट करता है, तो ये एनर्जी आगे ट्रांसफर करता है। वो उससे आगे वाले को हिट करता है, एनर्जी आगे ट्रांसफर करता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा ना, अगर आप नमाज पढ़ने जाएं रमजान में या तरावी में, तो अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लाइन सबसे पीछे होती है। कभी आप देर हो जाए आपको और आपको पीछे नमाज पढ़नी पड़े और आप देखेंगे वो अक्सर क्या करते हैं, शरारतें, सारे लाइन में खड़े हैं, एक बीच में से ऐसे कर देता है। अब वो जो ऐसे कर देता है ना, उसने क्या किया, उसने एक साथ वाले को पुश दिया है। अब साथ वाला उसको कैरी नहीं कर सकता, वो दूसरे पे जाके गिरेगा, दूसरा तीसरे पे गिरेगा, तीसरा चौथे पे गिरेगा, पूरी लाइन डिस्टर्ब होती है और एंड तक वो जो वेव है वो जा रही होती
ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जिस एटम को हीट मिलती है ना, वो ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करके साथ वाले को टक्कर मारता है, साथ वाले को एनर्जी मिलती है वो उससे आगे वाले को मारता है, उसको एनर्जी मिलती है वो उससे आगे वाले को मारता है। इस तरह से हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल कर जाती है। एक और भी है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल है, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, चल दिए दूसरे एंड में, लो जी हीट ट्रांसफर। समझ गए? अब ये वाला जो तरीका है ना बेटा, इसको सिंपली हम कहते हैं जी कंडक्शन, और ये तरीका इस्तेमाल होता है सॉलिड्स में। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में ही तो एटम इतने क्लोज क्लोज हैं। अब जरा सोचो, वो बच्चे अगर गैप से खड़े होते, एक यहाँ खड़ा, एक थोड़ा फासले पे खड़ा, तो फिर जितना मर्जी वो ऐसे ऐसे करता रहे, वो हवा में ऐसे ऐसे करेगा, ठुमके लगाएगा, लेकिन आगे एनर्जी नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसा ही है ना बेटा, तो यही काम होता है। तो माइंड में रखिए, जब कंडक्शन की बात है, बिल्कुल क्लियर रहिए, कंडक्शन हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। कैसा तरीका है? जिसमें एटम्स की वाइब्रेशन से और इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर करते हैं। दूसरी बात ये होता है मेथड कहां पर इस्तेमाल? सॉलिड्स के अंदर। क्यों सॉलिड्स में इस्तेमाल है, तो उसको भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड्स में ही तो एटम बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं। अगर एटम्स करीब करीब नहीं होंगे तो फिर इस तरह से आप एनर्जी को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। बात को समझ गए बेटा? ओके, अब यहां पे देखिए, मैंने इसकी जो डेफिनेशन लिखी है, इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट। यहां देखिए, मैंने आपको एक कंडक्टर दिखाया है, इसके अंदर ब्लू कलर्स के ना बच्चों एटम्स हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ये जो एरो है ना, ये इनकी मोशन को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। इस एंड को जब आप हीट दे दें ना, तो यहां पर ये एटम्स भी ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ऐसे ऐसे ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ, और आगे हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से हीट एनर्जी ले रहे होते हैं और आगे उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। समझ गए बेटा? अच्छा जी, ओके। तो यही चीज यहां पर आपको बताई गई है कि एक मेथड है जिसमें हम हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं दो चीजों से, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूलर एटम से या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। अभी आपने फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगानी है एग्जांपल्स की। एग्जांपल ढेरों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखने बैठूं तो फिर हमें खाली जो है वो 2-3 बोर्ड एग्जांपल्स के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन एक दो बस अपने माइंड में रख लीजिए, मैंने जो आसान सी है ना वो यहाँ लिख दी है, ठीक है, ताकि हमारे जो थोड़े वीक बच्चे हैं ना वो भी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। इजीएस्ट एग्जांपल लिया मैंने, कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं बेटा। पहली एग्जांपल ये है कि आपके पास कुछ एक रॉड है, लाइक ये एक आयरन रॉड, ठीक है। इसका एक एंड आप हीट अप करते हो तो आप फील करते हो कि कुछ ही लम्हों के बाद आपको जो जहां से आपने इस रॉड को पकड़ा हुआ ना हाथ में, वो एंड भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो आपने हीट तो इस एंड को दी थी, इस एंड को तो हीट नहीं दी थी आपने, लेकिन हीट यहां से फ्लो करके यहां तक गई, तो ये हीट का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये बेसिकली कंडक्शन की वजह से हुआ है। मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करूंगा इसको, भी जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डेफिनेशन बताइए, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए। वो एग्जांपल आ जाती है आपके पास जो कुकिंग पॉट्स हैं, ठीक है, बर्तन है, लाइक आप प्रेशर कुकर ले लीजिए। हीट कहां से दे रहे हो उसको? ऊपर से हीट दे रहे हो, नीचे से हीट दे रहे हो ना। आपका जो चूल्हा है उसको नीचे वाले हिस्से से हीट दे रहा है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ढकने पे हाथ लगाओ तो आपका हाथ जल जाएगा, बहुत गर्म होता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हमने तो हीट नीचे दी थी, हीट ऊपर इतनी ज्यादा कैसे पहुंच गई? ड्यू टू कंडक्शन। तो दोनों आपके पास बेस्ट एग्जांपल हैं कंडक्शन की, ठीक है बेटा। तो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, ताकि अगर सम टाइम होता है वो चीज सही से क्लियर नजर नहीं आ रही होती तो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ यू हीट वन एंड ऑफ द आयरन रॉड यूजिंग फ्लेम, अदर एंड ग्रेजुअली बिकम हॉट एंड ड्यू टू थर्मल कंडक्शन, ठीक है। आपने रॉड लिया, एक एंड को हीटअप किया, दूसरा एंड आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, वो हॉट हो जाता है। सेकंड एग्जांपल, टॉप एज ऑफ द कुकिंग पॉट get hot after being on the stove even if they are not getting heat directly. Reason is conduction. वही बात जो बताइए आपको कि कुकिंग टॉप को रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, चूल्हा नीचे से चलाना भी है, ऐसा नहीं खाली चूल्हे के ऊपर रख दो, मतलब चलाना है चूल्हे को, ठीक है। और ऊपर वाला एंड थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, जो कि हमने इसको डायरेक्टली हीट दी ही नहीं है, इसके बावजूद वो गर्म हो जाता है। समझ गए? ओके। उसके बाद फिर बच्चों आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन के अंदर हम बताएंगे
कि भाई इस चीज को कैसे ये सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, देखो भाई मैंने आपको जो दो बातें बताई हैं वही बातें, लेकिन आप थोड़ा मैं इसको एलिब्रेट करके बताऊंगा। देखो ये एक रॉड है और ये इसके एटम्स हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सॉलिड्स के एटम रेस्ट पर होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये आप गलत सोच रहे हैं। उसके एटम्स भी अपनी जगह पे रहकर ऑसिलेट कर रहे होते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऑसिलेशन चल रही है ऐसे। लेकिन जब आप उसे हीट एनर्जी देते हैं, आपने फ्लेम के थ्रू इस एंड को हीट अप किया, उसके एटम्स ने वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एटम्स ने एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर ली, तो अब फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा अभी भी वो वाइब्रेट करेंगे, मगर अब वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो पहले ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे, ये अब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे लाइक दिस, मतलब एक ग्रेटर जो है वो एम्पलीट्यूड हो गया। पहले ऐसे ऐसे था, तो अब ऐसे ऐसे, मतलब मीन पोजीशन से अब ज्यादा दूर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे। जबकि पहले क्या हो रहा था? ऐसे ऐसे, मीन पोजीशन दरमियानी पोजीशन से कम फासला था, अब बहुत दूर दूर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप इस एंड को हीट अप करोगे तो यहां वाले एटम एक ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो ज्यादा चांस बन जाएगा उनका दूसरे एटम के साथ टकराने का, और ज्यादा अच्छे तरीके से वो एनर्जी आगे ट्रांसफर करेंगे, फिर वो वाइब्रेट होगा, उससे आगे ट्रांसफर होगी, फिर वो वाइब्रेट होगा उससे, इस तरह से ये एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन याद रहे मेरे बच्चों, जब बात होती है इंसुलेटर्स की, हैं सॉलिड्स की बात कर रहे हैं हम, सॉलिड्स में कंडक्टर्स भी तो होते हैं, इंसुलेटर्स भी तो होते हैं, जो कि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, या अच्छे से हीट को कंडक्ट नहीं करते। अब मेरे बेटे ये जो सॉलिड्स है ना, लाइक आपके पास वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक भी ले लीजिए या कोई और मटेरियल ले लीजिए, ठीक है, ये भी हीट को ट्रांसफर करते हैं, ये सॉलिड्स ही हैं। इनके अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते ना, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं एटम के साथ, तो फिर सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है जो कि हीट को ट्रांसफर करने का जिम्मेदार होता है, और वो है इनके एटम्स। फिर वो क्या करते हैं? ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करके ही आगे एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसके पास कोई तरीका होता नहीं है। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर तो हो जाती है, लेकिन जिस तरह से मेटल्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, उस तरह नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब अगर आप एक वुड ले लेते हैं, उसका एक एंड को आपने हीट अप किया हुआ है, दूसरे एंड तक हीट पहुंच जाती है थोड़ी देर के बाद, थोड़ा देर से पहुंचती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाती, कम पहुंचती है। पहुंच तो जाती है, कम पहुंचती है। मतलब अगर आपने देखा होगा खाना बनाते हुए जो हैंडल्स वगैरह होते हैं वो हमने वुड के बनाए होते हैं। वुड में क्यों बनाते हैं? क्योंकि वुड जो है वो आपके बस एक अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। ठीक है, आल्दो वो सॉलिड है, उसमें क्या होगा, अगर मेटल की बात करें तो मेटल का हैंडल होता है बड़ी जल्दी गर्म हो जाता, आग बन जाता, आप उसको हाथ ही नहीं लगा सकते। लेकिन वुड का जो है वो हीट एनर्जी आई है, उसको ट्रांसफर हुई है, मगर वो बड़ा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है और आगे ट्रांसफर कर रहा है, तो इसलिए बहुत जल्दी वो गर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत ज्यादा हीट पे ले जाएं, मतलब नॉर्मल जो कुकिंग करते हुए हम टेम्परेचर रखते हैं, तो अगर उसका खाने वाले चमचे का या पकाने वाले चमचे का हैंडल स्टील का बना हो या लोहे का बना हो, तो बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगा, आप उसको हाथ नहीं लगा पाएंगे। लेकिन उसके बरक्स अगर वुड का बना होता तो वो गर्म तो वो भी हो जाता है, मगर आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो, उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि वो हैंडल्स जो हैं वो जानबूझ के इंटेंशनली हम ऐसे मटेरियल का बनाते हैं कि जो हीट का अच्छा ट्रांसफर ना कर सकता हो, ताकि हमारा हाथ ना जले। ठीक है ना, तो ये हम इंटेंशनली कर रहे होते हैं। तो इसलिए जितने भी सॉलिड्स हैं जो कि मेटल्स की हम निकाल लेते हैं, मेटल्स को साइड पे कर देते हैं, यानी जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ ना एटम्स की वाइब्रेशन से ही हीट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जब वो सिर्फ एटम्स की वाइब्रेशन से हीट को ट्रांसफर करेंगे ना, तो फिर बेटा हीट कोई बहुत ज्यादा एफिशिएंटली या अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो नहीं पाएगी, होगी मगर अच्छे से नहीं होगी। इसके बाद मेटल्स की बात कर लें। अब उसके बाद दो कैरियर हैं, एक है इलेक्ट्रॉन जो लेकर जाएगा, एक है एटम्स। अब उसके एटम्स भी लगे हुए हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा उसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, यहां से एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, हीट एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देंगे उस तरफ को। तो इस तरह से तेजी से हीट ट्रांसफर होती है। तो आपके क्वेश्चन का एक आंसर यहां पर भी मिल गया कि मेटल्स इसलिए अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हीट को यहां से कैरी करते हैं, उधर लेकर जाते हैं, और ये एक फास्ट सोर्स है हीट को ट्रांसफर करने का।
ठीक है। और जो सॉलिड्स होते हैं अदर देन मेटल्स, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके पास सिर्फ एटम्स हैं जो कि वाइब्रेट करके हीट ट्रांसफर करते हैं। अब इन दोनों में फर्क है, वाइब्रेट करके हीट ट्रांसफर करना एक स्लो प्रोसेस है और बहुत ज्यादा अच्छे से हीट ट्रांसफर भी नहीं हो पाती। इलेक्ट्रॉन्स के जरिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हीट को ट्रांसफर करना एक फास्ट प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है। आप तेजी से हीट ट्रांसफर कर सकते हो, ज्यादा हीट ट्रांसफर कर सकते हो। समझिए? ओके। तो इसलिए मेरे बच्चों याद रखें कि हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनमें दो पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किया। वन एंड ऑफ द रॉड इज हीटेड, द एटम्स ऑफ दिस एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद लार्ज एम्पलीट्यूड, ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। दीज एटम्स हिट द नियर बाय एटम्स एंड ट्रांसफर हीट एनर्जी। अब वो साथ वाले एटम्स से टकराएंगे, एनर्जी आगे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब मेरे ख्याल से काफी चर्चा होगी इस बात की, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे ये, इन केस ऑफ मेटल्स देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ट्रांसफर हीट क्विकली फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि अदर देन मेटल्स जो सॉलिड्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हीट आहिस्ता से ट्रांसफर होती है। वजह क्या है? सिर्फ उसके अंदर आपके बस एटम्स ही वाइब्रेट करके हीट ट्रांसफर कर रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। मेटल्स में ऐसा नहीं होता, उसमें दोनों लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और एटम्स या मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करके हीट एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है बेटे? ओके। So the metals are good conductor of heat as compared to the other solids, right? Thermal conductor is conduction is take place in the solids. अब ये solid में होती है, ये liquid में नहीं होती, ठीक है, gases में नहीं होती। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर एटम एटम से टकराएगा तो आगे हीट लेकर जाएगा, ऐसा है ना? तो अब जरा सोचो कि सॉलिड्स हैं, एटम क्लोज हैं, मॉलिक्यूल क्लोज हैं, ये तो वाइब्रेट करके टकरा लेगा, हीट ट्रांसफर कर लेगा। लिक्विड के अंदर तो स्पेसिस ज्यादा होती हैं इससे कंपैरेटिवली, गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा होती हैं। इसलिए ये वाला जो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ना बेटा, ये होता है सॉलिड्स के अंदर। ठीक है? ओके, उम्मीद अब आपको समझ आ गई होगी। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या बताएगा कि अलग अलग जो मेटल्स होती हैं ना, उनकी भी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है हीट को ट्रांसफर करने की। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था ना कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट है, आप इसमें से कंसेप्ट यूज करते हुए उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं और मैं फिर बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट ये बताएगा कि आपके पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, इवन मेटल्स की ही बात कर लें, उनके अंदर भी जो हीट ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी है ना, वो दूसरे से अलग होती है। ठीक है, सो आते हैं जी इसके ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर्स में बेटा आपने 3 या 4 जो है वो स्ट्रिप्स ले लेनी है, वायर ले लेनी है डिफरेंट मेटल मटेरियल्स की। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, कॉपर ले लीजिए, ठीक है, आयरन ले लीजिए और एल्यूमिनियम ले लीजिए। ये 3 ले लीजिए, ब्रास भी ले सकते हैं, वैसे बुक में एक और ऐड किया हुआ, आप 3 भी ले लें, काफी इनफ है। उसके बाद फिर आपको बेटा वैक्स चाहिए या वैसलीन चाहिए। वैक्स, ये जो हम मोमबत्ती नहीं कहते जिसे, ये वैक्स ही है, ठीक है, वो ले लीजिए, या फिर वैसलीन ले लीजिए, थोड़ी सी पिघली हुई ना हो, अच्छी फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, ओके। इसके अलावा ड्राइंग पिन, जो कि अक्सर आप लोग कॉलेज में, स्कूल में यूज करते हैं, वो थंब पिन्स नहीं होती जैसी, उस तरह की पिन ले लीजिए, ठीक है, वो लगा लीजिए। और आपको चाहिए जी एक बर्नर जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हैं, ये नहीं वो चीजें जो आपने कंट्रोल में रखी है, वो कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। देखो 3 मटेरियल थे, आपने उन तीनों चीजों में क्या चीज कंट्रोल की? तीनों का डायमीटर सेम रखा, क्योंकि डायमीटर चेंज होने से भी ये चीजें इफेक्ट कर सकती हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, तो आपने इसे कंट्रोल करके रखा। दूसरी चीज इनकी लेंथ चेंज करने से भी इनमें जो कंडक्शन है वो मुतासिर हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमने तीनों की लेंथ भी सेम रखी, यानी 3 मटेरियल लिए हैं ना, हमने जज करना है कौन सा अच्छे तरीके से हीट को ट्रांसफर करता है, तो तीनों का डायमीटर भी सेम रखा, तीनों की लेंथ भी सेम रखी। ठीक है, ताकि हमारे पास जब हीट का ट्रांसफर हो तो हमारे ज़हन में कोई और क्वेश्चन ना हो कि शायद इसका डायमीटर ज्यादा, इस वजह से इसमें से हीट कम या ज्यादा फ्लो करके जा रही हो, या इसका डायमीटर कम है, या इसकी लेंथ उससे ज्यादा थी, शायद इस वजह से ऐसा ना हो। तो इसलिए हमने तीनों को सेम कंडीशन दे दी। जब कंपटीशन होता है ना, सबको सेम कंडीशन दी जाती है, फिर मुकाबला होता है। ऐसे ही हमने तीसरी चीज हमने यहाँ पे कंट्रोल करनी, वो ये करनी है कि तीनों को इस तरह से अरेंज करना है कि
इनको सेम वे में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सके। समझ गए? ओके ओके बच्चों, उसके बाद फिर आपने एनर्जी मेथड के ऊपर या प्रोसीजर कह लीजिए, वो क्या है जी, सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि एक स्टैंड ले लेना है। ये मैं पहले आपको वैसे बताता हूँ ना, फिर इसको पढ़ के बता दूंगा। ये स्टैंड ले लिया आपने, उसके बाद ये देखिए आपको 3 कलर की रॉड्स नजर आ रही है, एक ब्लू की है, एक रेड की है और एक ब्लैक की है। ठीक है, ये जो ब्लू वाली है कॉपर है, ये जो ब्लैक वाली है आई थिंक ये एल्यूमिनियम है, और जो रेड वाली है ना वो आयरन की है, तीनों। ठीक है, ये हमने स्टैंड के ऊपर रखी है। इन तीनों के एंड देखिए बिल्कुल एक दूसरे से करीब करीब है, और इनके जो ये वाले एंड है ना, यहाँ पर ये वाले, यहाँ पर हमने वो मोम जो है वो अटैच की है, वैक्स जिसे कहते हैं। उसके अंदर हमने एक पिन यहाँ अटैच कर दी, एक पिन यहाँ लगा दी और एक पिन यहाँ, क्योंकि आप पिन मेटल में तो नहीं लगेगी ना, उसके लिए भी जरूरी है आप यहाँ पे वैक्स लगाएं, इसके साथ वैक्स चिपक जाएगी उसके मेटल के साथ, उसके अंदर आपने पिन लगा देनी है। फिर क्या होगा बेटा, आपने यहाँ पे बर्नर रखा और हीट दी। अब देखो इन तीनों का डायमीटर भी सेम है, इन तीनों की लेंथ भी सेम है, ठीक है, और तीनों को एक ही तरीके से हम एक ही जगह से हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हीट मिलेगी और आगे हीट ट्रांसफर होगी इसके यहाँ तक, ये इधर से ऐसे ट्रांसफर होगी, इधर से ऐसे। अब तीनों मटेरियल की नेचर अलग अलग है, जिसकी वजह से इसके अंदर से हीट के फ्लो करने की जो कह लीजिए आप ताकत है वो अलग अलग होगी, कैपेबिलिटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है और कौन सा थोड़ा उससे कम है? ठीक, तो आपने तीनों को एंड पे आपने उसको हीट एनर्जी दे दी। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर जो है वो हमारे पास तीनों पे वैक्स लगी हुई है, यहां से हीट ट्रांसफर होगी, जिस मटेरियल में से हीट अच्छे से ट्रांसफर हो सकी, ठीक है, वहां पर जो वैक्स तक हीट जल्दी पहुंचेगी, वैक्स मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होने के बाद उसकी पिन गिर जाएगी। जहां पर हीट एनर्जी देर से पहुंचेगी, उसकी वैक्स देर से मेल्ट होगी और वो देर से गिरेगी। उसके बाद एक ऐसा भी होगा जिसकी वैक्स सबसे लास्ट में मेल्ट होगी और सबसे आखिर में उसकी पिन गिरेगी। तो हमें देख के पता लग जाएगा कि भाई इस मटेरियल की जो वैक्स है वो सबसे पहले मेल्ट हुई, इसका मतलब यहां पर हीट जल्दी ट्रांसफर हुई है। इसकी पिन बाद में गिरी, इसकी वैक्स जो है वो बाद में मेल्ट हुई, तो यहाँ पर हीट जो है वो थोड़ा देर से पहुंची। ठीक है, और जिसकी सबसे आखिर में गिरी उसकी सबसे लास्ट में हीट या सबसे स्लोली उसके अंदर हीट जो है वो ट्रांसफर हुई, तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम बता सकते हैं कि फला मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है कंडक्टर हीट का, ये कंपैरेटिवली उससे कम है और ये सबसे कम है। सही है बच्चों, अब ये चीजें आपने लिखनी कैसे हैं, आपने बता देना जी, अप्लाई स्मॉल डॉट्स ऑफ वैक्स एट द एंड ऑफ द रॉड एंड फिक्स द ड्राइंग पिन इन देम। ये देखिए यहाँ पे तीनों किनारों पे लगा दी वैक्स और इसमें पिन फिक्स कर दी है। प्लेस अदर एंड्स ऑफ द रॉड इन द फ्लेम एंड इंश्योर दैट एवरी रॉड गेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अब आपने तीनों को ना ऐसे प्लेस कर दिया इस बर्नर के ऊपर और आपने इस चीज को अश्योर बनाना है, ठीक है, कि अश्योर करना है कि यहाँ पे तीनों को ना एक ही तरह से या एक बराबर हीट मिल सके। When the heat will flow through these rods, the wax will melt and the pin will drop off. ठीक हो गया, समझ आ गई जो बातें मैंने बताई हैं। The fastest drop shows this is the best conductor of heat. जो सबसे पहले वैक्स को मेल्ट करके पिन को गिराएगा, इसका मतलब उसमें हीट बड़ी तेजी से फ्लो करके गई है, वो बड़ा अच्छा कंडक्टर है हीट का। ठीक है बेटा, फिर कंक्लूजन पे आ जाइए। ठीक है, सॉरी रिजल्ट्स पे आ जाइए। रिजल्ट्स हमने क्या देखे, रिजल्ट्स हमने ये देखे कि जो कॉपर है ना, कॉपर वो सबसे पहले उसने हीट को ट्रांसफर किया, इस एंड तक वैक्स को गिराया, पिन गिर गई, पिघलाया वैक्स को, पिन गिर गई। उसके बाद फिर एल्यूमिनियम था, उसके बाद फिर आयरन। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन किया, कॉपर रॉड फॉल्स ऑफ पिन फर्स्ट, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन। सही है, और उसके बाद फिर कंक्लूजन में आप लिखेंगे कॉपर कंडक्ट्स बेटर देन एल्यूमिनियम, यानी कॉपर इस एल्यूमिनियम के मुकाबले में ज्यादा अच्छे से हीट को ट्रांसफर करता है, व्हाइल एल्यूमिनियम कंडक्ट बेटर देन आयरन। और अगर आयरन का और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन किया जाए तो आयरन जो है वो इतना अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाया, बट एल्यूमिनियम ने बड़े अच्छे से कंडक्ट किया। तीनों को इकट्ठा कंपैरिजन करें तो सबसे हाई कंडक्शन इसकी कॉपर की, उसके बाद एल्यूमिनियम की और सबसे कम आयरन की। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए